तो हम पढ़ने वाले हैं एक विमीय प्रत्यास्थ संघट, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। और क्वेश्चन ऐसा आता है इसका कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि पास आने का आपेक्षिक वेग इज इक्वल टू दूर जाने का आपेक्षिक वेग। ठीक है, इस तरह से होता है। तो मुझे बताइए कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट कहेंगे किसको? एक विमीय शब्द का मतलब क्या होता है बताइए पहले। एक विमीय शब्द का मतलब क्या होता है, बोलो। एक विमीय का मतलब क्या होता है? अरे एक विमीय गति का मतलब क्या होता है? एक विमीय गति का मतलब होता है जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहते थे। एक विमीय का मतलब सरल रेखा हुआ कि नहीं? अब यहाँ पर ऐसा संघट होगा, ऐसा प्रत्यास्थ संघट होगा जिसमें वस्तु क्या करेगी, जिसमें वस्तु क्या करेगी, एक सरल रेखा में क्या, दोनों वस्तुएं क्या करेगी, एक सरल रेखा में क्या करेगी, गति करते हुए टकराएंगी, है ना। एक विमीय मतलब सरल रेखा, संघट मतलब टकराना। तो जब दो वस्तुएं एक सरल रेखा में गति करते हुए क्या होती हैं, टकराती हैं, तो इस प्रकार के संघट को क्या कहते हैं? कितना शब्दों में छुपा हुआ था पूरा। एक विमीय मतलब सरल रेखा, संगत मतलब टकराना। तो जब दो वस्तुएं एक सरल रेखा में गति करते हुए आपस में टकराती हैं तो इस प्रकार का संघट क्या कहलाता है? एक विमीय प्रत्यास्थ संघट कहलाता है। राइट। अब ये परिभाषा हो गई। इसके बाद में यानी कि एक सरल रेखा में वस्तु का क्या हो जाना, वस्तुओं का टकराना, है ना। अब देखिए डायग्राम देखते हैं इसका। दो वस्तुएं ले लेते हैं। यह है वस्तु A, यह है वस्तु B। इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2। ठीक है। और इसका वेग है u1 और इसका वेग कितना है u2। और ये कैसा है, संघट के पूर्व की बात चल रही है। किसके पूर्व की बात? संघट के पूर्व। अच्छा, संघट के पूर्व की बात चल रही है तो मुझे बताइए, मतलब संघट के पहले, टकराने के पहले की बात चल रही है। दो वस्तुएं टकराएंगी कब? कब टकराएंगी बोलो भाई? जब पहले ये दोनों वस्तुएं इधर गति कर रही हैं, टकराएंगी कब? इसका वेग अधिक रहेगा तब, क्या इसका वेग अधिक रहेगा तब? किसका? पहली वाली वस्तु का वेग अधिक रहेगा तभी तो टकराएगी ना। पता चल रहा है ये दूसरी वाली वस्तु का वेग अधिक होगा तो आगे निकल जाएगी, तो टकरा ही नहीं पाएगी कभी जीवन भर, हैं? बोलो किसका वेग अधिक होना चाहिए? ए का कि बी का? ए का, तभी तो जाके इससे टकराएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर इसका वेग अधिक तो आगे निकल जाएगी और ये पीछे रह जाएगी, कभी नहीं टकरा पाएगी। तो किसका वेग अधिक होना चाहिए? तो संघट के पूर्व हम यहाँ लिख देते हैं u1 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? u2 होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, अब टकराते, देखो टकराने के बाद चूंकि संघट है आपस में चिपकेंगे क्या बताओ? चिपक रहा नहीं है। ए बी। अब ये जब टकराएंगे तो टकराने के बाद में क्या होंगे? एक ही सरल रेखा में क्या करेंगे? गति करेंगे और चिपकेंगे नहीं, दूर दूर रहेंगे। क्योंकि कौन सा संघट है? प्रत्यास्थ संघट है। मैंने आपको बताया था प्रत्यास्थ संघट में दोनों वस्तुएं चिपकती नहीं है, टकराने के बाद क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो अभी भी वो उसी दिशा में गति कर रही है। द्रव्यमान बदलेगा क्या? ऐसा तो नहीं कि टकराने के बाद में 1 किलो की वस्तु 2 किलो की बन जाएगी, ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता। तो द्रव्यमान m1 और m2 रहेंगे, लेकिन हाँ वेग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो इसका वेग हो जाएगा, मान के चलते हैं v1, और इसका वेग कितना हो जाएगा? मान के चलते हैं v2। ये क्या हो गया? ये कब की घटना है? संघट के पश्चात की घटना है। बात समझ में आ गई सभी के? क्या डायग्राम में किसी को दिक्कत है? बोलो, डायग्राम में किसी को दिक्कत है क्या? आप थ्योरी में क्या लिखेंगे सुनो। माना कि m1 व m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं a और b, है ना, क्रमशः u1 और u2 वेग से एक ही दिशा में गति कर रही हैं, है ना।
जहां u1 इज ग्रेटर देन u2। ठीक, संघट के पश्चात दोनों वस्तुएं क्रमशः v1 और v2 वेग से उसी दिशा में गति करती हैं या एक ही दिशा में गति करती हैं, तब से क्या करेंगे, मैं डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। क्या दिक्कत है? हमने बोला दो वस्तुएं हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं? ए और बी, द्रव्यमान कितना है उनका? द्रव्यमान कितना है? m1 और m2 है, और दोनों क्या कर रही हैं? एक ही दिशा में गति कर रही हैं। कितने वेग से? u1 और u2 वेग से। और हमने आपको कंडीशन बता दिया कि कौन बड़ा रहेगा तब टकराएंगी, u1 बड़ा रहेगा u2 से, मतलब वस्तु ए का वेग ज़्यादा रहेगा वस्तु बी से, तभी दोनों वस्तुएं टकरा सकती है। अगर इसका वेग ज़्यादा हो गया तो ये तो आगे बढ़ते चला जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, और फिर जीवन भर इनका कभी टक्कर संभव नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर हमने बोला कि संघट के पश्चात, अब संघट को जैसे ही टकराए तो वस्तु ए का वेग कितना हो गया? v1, वस्तु बी का वेग कितना हो गया? v2, और दोनों क्या हो रहे हैं? उसी दिशा में गति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक विमीय संघट लिखा है। ठीक है, तो थ्योरी में क्या लिखेंगे? माना कि m1 व m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं कैपिटल A और कैपिटल B क्रमशः u1 व u2 वेग से एक ही दिशा में गति कर रही हैं या एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं। ठीक है, जहां u1 इज ग्रेटर देन u2। संघट के पश्चात दोनों वस्तुएं क्रमशः v1 और v2 वेग से उसी दिशा में क्या करती हैं? गति करती हैं। ठीक है, अच्छा, चूंकि संघट कैसा है बताइए अब? चूंकि संघट कैसा है? संघट पूर्णतः प्रत्यास्थ है। संघट पूर्णतः प्रत्यास्थ है, अतः, और संघट जब पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है तो मैंने आपको क्या बोला था? क्या क्या संरक्षित रहेगा? क्या क्या संरक्षित रहेगा? निकाय का संवेग भी संरक्षित रहेगा और निकाय की गतिज ऊर्जा भी क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। यस और नो? बात समझ में आ रही सबके? संघट कैसा है? संघट पूर्णतः प्रत्यास्थ है, और प्रत्यास्थ संघट की परिभाषा में, और संघट के प्रत्यास्थ की परिभाषा मैंने आपको बोला था कि संवेग भी संरक्षित रहेगा और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। वो दोनों पॉइंट्स को क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम उपयोग करने वाले हैं। तो बहुत आसान, चूंकि संघट पूर्णतः प्रत्यास्थ है, अतः निकाय का, निकाय किसको बोलेंगे? दोनों से मिलकर बने प्रबल को, ए और बी से मिलकर, अतः निकाय का संवेग संरक्षित रहेगा। अर्थात इस लाइन का मतलब क्या है? संवेग संरक्षित रहेगा का मतलब क्या है? संघट के पूर्व कुल संवेग बराबर संघट के पश्चात कुल संवेग। होगा नहीं होगा? बोलिए। इसी को तो बोलते हैं संवेग संरक्षित रहेगा का मतलब। निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहेगा का मतलब संघट के पूर्व कुल संवेग बराबर संघट के पश्चात कुल संवेग। चलिए, अच्छा, संघट के पूर्व कुल संवेग, इसका मतलब पहली वस्तु का संवेग प्लस दूसरी वस्तु का संवेग। निकाय तो इन दो से मिलकर बना है ना, तो पहली वस्तु का संवेग प्लस दूसरी वस्तु का संवेग। तो पहली वस्तु का संवेग क्या होगा? बोलिए। संवेग क्या होता है? संवेग इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो। द्रव्यमान इनटू संवेग का सूत्र बोलो। संवेग P इज इक्वल टू क्या होता है? किसी को नहीं मालूम? कितना होता है संवेग का सूत्र? बहुत बढ़िया, संवेग का सूत्र नहीं मालूम? द्रव्यमान गुणा वेग, P इज इक्वल टू m इंटू वी। अरे तुम करते क्या हो घर में? हैं? आगे पाठ पीछे सपाट। संवेग का सूत्र नहीं मालूम? हल्ला मचा हुआ है, हर दिन कहीं ना कहीं संवेग आता है। कल संवेग आया था, गतिज ऊर्जा और उसमें संबंध निकाले थे हमने, उसमें संवेग आया था एम वी, उसको हमने P लिखा था। तो पहली वस्तु का संवेग क्या होगा? द्रव्यमान है m1, वेग है u1, क्या होगा? m1 u1 प्लस दूसरी वस्तु का संवेग द्रव्यमान है m2, वेग है u2। ये हो गया कुल संवेग संघट के पूर्व। संघट के पश्चात द्रव्यमान कितना है? m1 और वेग कितना है? v1 प्लस
फिर m2, द्रव्यमान है m2 और वेग कितना है v2, ठीक है। हाँ, 1 1 वाले को एक तरफ कर दो, 2 2 वाले को एक तरफ कर दो, क्या दिक्कत है? कर सकते कि नहीं कर सकते? कर दो। m1 u1 इसको इधर लाओ, माइनस m1 v1, चलेगा? ये इधर आ गया। अब ये 2 2 वाले को इस तरफ कर दीजिए, इज इक्वल टू m2 v2, ये उस तरफ गया, माइनस m2 u2, ठीक है। हाँ, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब क्या करें, फिर से संगत कैसा है बताइए? संगत पूर्णता कैसा है? प्रत्यास्थ है। और संगत पूर्णता प्रत्यास्थता क्या संरक्षित रहेगी? गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी ना, क्योंकि संगत की परिभाषा का, प्रत्यास्थ संगत की परिभाषा का दूसरा पॉइंट क्या था? गतिज ऊर्जा भी क्या रहती है? संरक्षित रहती है। तो लिख देंगे संगत पूर्णता, पुनः संगत पूर्णतः प्रत्यास्थ है, अतः निकाय की कुल क्या? कुल गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। अर्थात क्या होगा इस लाइन का मतलब? संगत के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू संगत के पश्चात कुल गति, ठीक है। क्या कर दिया था? संवेग का क्या संरक्षित रहेगा? गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी, है ना। तो गतिज ऊर्जा मतलब पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा, यानी संगत के, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? संगत के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू संगत के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा, ठीक। हाँ, संगत के पूर्व गतिज ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 m u1 का स्क्वायर होगा कि नहीं? हाँ, फिर प्लस 1/2 m u2 का स्क्वायर, ये हो गया संगत के पूर्व वाला। हाँ, अब इज इक्वल टू संगत के पश्चात 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, सही है, प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, सही। चलिए, अब क्या होगा? पहले तो 1/2 क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, है ना। चलो, यहाँ भी 1/2, यहाँ पे 1/2, 1/2 कॉमन निकाल, सॉरी m1 तो आएगा यहाँ, m1 u1 का स्क्वायर, यहाँ पर m2 u2 का स्क्वायर, m1 v1 m2 u2, ठीक है। 1/2 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा बताओ? m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से भी कॉमन निकलेगा, m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 से 1/2 कॉमन निकल गया, ठीक। अब क्या कर दीजिए, 1 1 को एक और 2 2 को एक और, इसके पहले भी हमने किया ऐसा, है ना। करिए इसको, तुम लोगों को भी तो जाना है, वहीं जाना है। अभी रुको, मैं फ़ोन करता हूँ, है ना, बैठे रहो। m1 u1 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको 1 वाले को इस तरफ लाइए तो माइनस क्या होगा? m1 v1 का स्क्वायर होगा, सही है। हाँ, इज इक्वल टू, अब क्या होगा बताओ? ये 2 वाला है m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर होगा, ऐसा। अब क्या क्या होगा बताइए? क्या कर सकते हैं? m1 कॉमन निकाल लें, यहाँ से निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी हमको एक स्टेप लाना था। ये जो स्टेप है ना, यहाँ पर m1 कॉमन निकलता, देखो
ये जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 आया है उसमें क्या आएगा, m1 कॉमन निकलता है, यहाँ से m1 कॉमन निकलता तो क्या आता, u1 माइनस v1, और यहाँ पर क्या निकलता कॉमन, m2 कॉमन निकलता तो क्या आता, v2 माइनस u2। इसको देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, हाँ। अब देखिए यहाँ पर m1 है, m1 कॉमन निकालिए, m1 कॉमन निकलेगा तो u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर m2 कॉमन निकलेगा तो v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक, हाँ। अब इसको दे दीजिए समीकरण नंबर कौन सा, 2। अब 2 भागित क्या कर दो, 1 कर दो। ठीक है, समीकरण 2 भागित 1, समीकरण 2 भागित समीकरण 1 से, तो 2 भागित 1 से करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से लेफ्ट का भाग और राइट से राइट का भाग। तो लेफ्ट कौन सा है बताओ, ये है क्या नहीं, बोलो। ठीक, जब ये लेफ्ट है तो 2 भागित 1 किए तो बताइए क्या आएगा, m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये हो गया इसका लेफ्ट। और समीकरण नंबर 1 का लेफ्ट क्या देखो, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, ठीक, फिर m2 राइट वाला राइट के अपॉन में राइट, तो m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन, फिर क्या है m2 v2 माइनस u2, है ना। तो लेफ्ट से लेफ्ट का अपॉन राइट से राइट का, क्या कट गया बताओ, m1 से m1, m2 से m2 कट गया। अब बताइए यहाँ क्या बचा, देखो u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या सूत्र होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, होता है सूत्र, तो कर दीजिए। अब ये तो जबी का था, है ना, ये जबी का था, इसको छोड़ दीजिए। तो क्या बचा बताओ, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में क्या बचा, a प्लस बी मतलब u1 प्लस v1, और एक कोष्टक में u1 माइनस v1, इसको मिटा देते हैं। अब ये जबी का था, है ना। अपॉन में क्या आया, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इस तरफ क्या आएगा, ये देखो v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस क्या बना, b स्क्वायर बना, है ना। तो क्या हुआ, एक कोष्टक में v2 प्लस u2 और दूसरे कोष्टक में v2 माइनस u2 अपॉन क्या बचा, v2 माइनस u2, क्या कट गया देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा। तो अब क्या हुआ देखो, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अब क्या कर दो, u को एक और कर दो और v को क्या कर दो, एक और कर दो, तो क्या आ गया, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। और ये जो है ना, यही हमको सिद्ध करना था। ये कहलाता है पास आने का अपेक्षिक वेग और ये कहलाता है दूर जाने का अपेक्षिक वेग। ठीक, क्यों, क्योंकि u1 और u2 के बीच का जो अंतर है वही तो पास आने का अपेक्षिक वेग है। ठीक, ये आ जाएगा आपके पास पास आने का आपेक्षिक वेग इज इक्वल टू दूर जाने का आपेक्षिक वेग। देखो ये पास में आ रहे हैं क्योंकि इसका वेग ज़्यादा, इसका वेग कम है, ये पास में आ रहे हैं। और ये क्या हो रहे हैं, जब टकराएंगे तो आप पास नहीं आएंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये हो गया पास आने का अपेक्षिक वेग इज इक्वल टू दूर जाने का अपेक्षिक वेग। ठीक है, और यही अपने को सिद्ध करना था, है ना। नीचे लिख देंगे, अतः एक विमीय प्रत्यास्थ संघट में संघट के पूर्व पास आने का अपेक्षिक वेग संघट के पश्चात दूर जाने के अपेक्षिक वेग की क्या होता है, बराबर होता है। बस।